नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर और जीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारा एक सीरीज चल रहा है और नई सीरीज के साथ हमने एमपी की जीके के प्रश्नों को उठाया है। विगत वर्षों में जो पूछे गए हैं, लास्ट 30 ईयर के प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं। उसी दौरान हमारा यह एमपी को लेकर, जो एमपी के इतिहास और संस्कृति को लेकर, यह हमारा दूसरा वीडियो होगा। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने कोटेशन पेश करना चाहूँगा, जो कि इस प्रकार से होगा। सुनिएगा ध्यान से। किसी काम को ऐसा करो कि पहचान बन जाए, किसी काम को ऐसा करो कि पहचान बन जाए, और कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जीता है मेरे दोस्तों, जिंदगी तो हर कोई जीता है मेरे दोस्तों, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। चलिए दोस्तों, इसी कोटेशन के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करने के लिए आपको पता ही है कि आपको जीएलसी के द्वारा जो सुविधाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है, जो आपको जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी के एप्लीकेशन पर प्राप्त होगी, जो आप गूगल प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल करके वहां से अन्य जानकारी आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश मीडियम, टेस्ट सीरीज मेंस का भी होता है, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल होते हैं। साथ में आप अन्य चीजें भी देखना चाहें, जैसे कि रोजगार निर्माण से संबंधित करंट अफेयर्स के पीडीएफ, ठीक है, मासिक पत्रिका जो होती है करंट अफेयर से संबंधित, वो भी आपको यहाँ पर जीएलसी आईएएस के एप्लीकेशन पर प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही गुरुजी के द्वारा जो चलाया जा रहा रामबाण सीरीज की पीडीएफ भी आपको इसी एप्लीकेशन पर आपको प्राप्त हो पाएगी। तो आप यहाँ जाकर उसे सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। यह आपके लिए जो गुरुजी के द्वारा एक भारी भरकम प्रयास जो किया जा रहा है, वह काफ़ी सराहनीय है, उसे काफ़ी सराहा जा रहा है। तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं, फायदा ले सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का प्रश्न होगा हमारा पहला, और प्रश्न, राह किनारे बैठ पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? क्लियर है। अक्सर एमपीपीएससी यह जरूर करता है कि कुछ पुस्तकों के बारे में पूछता है जो मध्य प्रदेश के साहित्यकार से संबंधित होती है। क्लियर है। यह संस्कृति वाला टॉपिक आप कह सकते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जो भी साहित्यकार रहे हैं, मध्यकालीन साहित्यकार, आधुनिक साहित्यकार, प्राचीन काल के साहित्यकार, तो आप देखेंगे कि आपके जो राह किनारे बैठ पुस्तक के लेखक होते हैं, इसके लेखक होंगे आपके शरद जोशी। कौन होंगे आपके? शरद जोशी। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ राह किनारे बैठ एक ही पुस्तक की चर्चा शरद जोशी के लिए नहीं करेंगे। शरद जोशी के द्वारा अन्य पुस्तकें की भी रचना की गई है, जो कि इस प्रकार होगी। वहां पर उन्होंने कहा कि पिछले दिनों यथासंभव परिक्रमा, क्या कहा है? कहा नहीं, मतलब उनकी एक अन्य पुस्तकें हैं। राह किनारे बैठ यथासंभव परिक्रमा। फिर अगली पुस्तक है इनका जीभ पर सवार इल्लियां। क्लियर। जीभ पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ, यथासंभव परिक्रमा, और एक था गधा अंधों का हाथी। एक था गधा और एक पुस्तक और हो जाएगी इनकी अंधों का हाथी। ये प्रमुख रचना है जो शरद जोशी के द्वारा रचित हैं। और एक राह किनारे बैठ, जिसकी हम चर्चा कर ही चुके हैं, यथासंभव, जीभ पर सवार इल्लियां, और एक और इनके प्रमुख पुस्तक मानी जाती है जिसे कहा जाता है कि फिर किसी बहाने केवल और केवल मैं। फिर किसी बहाने केवल और केवल मैं, ये भी शरद जोशी की एक प्रमुख रचना है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है। जैसे कि आप सुनेंगे, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा। और पुष्प की अभिलाषा के बारे में खास बात यह है कि इन्होंने पुष्प की अभिलाषा की पुस्तक की रचना बिलासपुर जेल से की थी। क्लियर है। तो पुष्प की अभिलाषा काफी फेमस पुस्तक है। हेम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, ये भी इनकी प्रमुख पुस्तक मानी जाती है माखनलाल चतुर्वेदी की। और अन्य पुस्तक के बारे में जानना चाहें तो युग चरण इनकी होती है, समर्पण होती है, मरण ज्वार होती है। ये सभी किसकी रचना हो जाएगी? आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की। बात करें हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई की जो रचना है काफी एक
हंसी के अंदाज में इन्हें याद रख सकते हैं आप कि हरिशंकर परसाई की कैसी रचना है। हरिशंकर परसाई क्या कहते हैं कि तब की बात कुछ और थी। क्या बोलते हैं, इनकी पुस्तक की रचना है ये, तब की बात कुछ और थी, पगडंडियों का जमाना था। ठीक है, कौन बोल रहे हैं आपके, हरिशंकर परसाई कह रहे हैं। ठीक है, तब की बात कुछ और थी, पगडंडियों का जमाना था। फिर कहते हैं कि सदाचार का ताबीज पहने हुए थे, सदाचार का ताबीज, ये भी इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, सुनिएगा, तब की बात कुछ और थी, पगडंडियों का जमाना था, सदाचार का ताबीज था। क्लियर हुआ। फिर क्या हुआ, जब ये तट की खोज पर निकले, ठीक है, तट की खोज पर, ऐसे इनकी रचना है। फिर क्या हुआ, तट की खोज पर हंसते हैं गाते हैं, ठीक है, हंसते हैं रोते हैं, सॉरी, हंसते हैं रोते हैं। और फिर फिर इसका एक और रचना होता है कि जो कहानी सुनते हुए चलते अपन, तो उसकी एक रचना है उसी से संबंधित, उसमें हो जाएगा कि रानी नागफनी की कहानी, ये भी इनकी रचना हो जाएगी। और फिर भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे, तो ये भी प्रमुख रचना किसकी हो जाएगी, आपकी हरिशंकर परसाई की। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी की कुछ रचनाएं हमने देखी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी। तो आपको पता है गढ़मंडला से संबंधित है। ठीक है, गोंडवाना जो क्षेत्र होता है, गोंडवाना जो क्षेत्र मतलब गोंडवाना की शासिका कही जाती है आपकी, और गोंडवाना क्षेत्र में आपका मंडला क्षेत्र आता है, और मंडला क्षेत्र में रानी दुर्गावती वहां पे शासन का संचालन कर रही थी। तो ये किससे संबंधित हो जाएगी, आपकी दुर्गावती मंडला से संबंधित होगी, जिनको अकबर के द्वारा पराजित कर दिया गया था। ठीक है, पराजित इन द सेंस कि इन्होंने, मतलब ये अकबर के हाथों ऐसे मारी नहीं गई, ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंशों ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो आपको बताना है, विकल्प आपके सामने मौजूद है कि ग्वालियर के सिंधिया, होलकर, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, रामगढ़ के लोधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सहायता की थी। इन्होंने मतलब क्या कहा था, यह कह सकते हैं कि भारत का इन्होंने साथ नहीं दिया था। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का हाथ मिलाया और 1857 में उनका पूरा तरह से सहयोग किया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, बाल साहित्य क्षेत्र से संबंधित मध्य प्रदेश का लेखक कौन है। क्लियर है, बाल साहित्य के क्षेत्र से संबंधित मध्य प्रदेश का लेखक कौन है। तो भ्रमर नामक व्यक्ति या भ्रमक नामक लेखक, देखिएगा, भ्रमर नामक जो लेखक हैं ये बाल साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है और मध्य प्रदेश के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है सर। ठीक है, तो भ्रमर जो है, भ्रमर वो बाल साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, मध्य प्रदेश के लेखक हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। क्लियर है, तो आपको पता है, देखिएगा, मालवी, मालवा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, बुंदेलखंडी की बात करें तो बुंदेलखंडी कहाँ बोली जाती है, आपका जो हो जाएगा, जिसकी मालवा में कई सारे जिले आप देखेंगे, भोपाल, इंदौर, ठीक है, उज्जैन, मालवा, रतलाम, ठीक है, झाबुआ वाला क्षेत्र का इधर आप जोड़ेंगे तो उज्जैन, देवास, मंदसौर आपका ये वाला क्षेत्र किस में आ जाएगा, मालवा वाले क्षेत्र में। बुंदेलखंड में कौन सा आ जाएगा, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, ठीक है, ये वाले क्षेत्र आ जाएंगे। तो बुंदेलखंड में, ये बुंदेलखंडी क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे कि आपका हो जाएगा निवाड़ी, छतरपुर, ठीक है, टीकमगढ़, यहाँ पर बोली जाती है। जबकि गोंडी आपके दक्षिण पूर्वी एमपी में बोली जाती है। ठीक है, जबकि कोरवी ये छत्तीसगढ़ की प्रमुख भाषा है, आपकी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर डी, जो मध्य प्रदेश में यह बोली नहीं बोली जाती हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां किस स्थान के रहने वाले हैं। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको पता होगा उस्ताद अलाउद्दीन के बारे में कि उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है, यह इनका जो जन्म होता है वो शिवपुरी में होता है, लेकिन
इन्होंने जो संगीत साधना की है, संगीत साधना, ये संगीत साधना मैहर में की है, जो कि आपके सतना में पड़ती है, सतना डिस्ट्रिक्ट में। संगीत साधना का मतलब है कि इनकी कर्मस्थली रहा है, जन्मस्थली इनका शिवपुरी, शिवपुर नहीं शिवपुरी, ठीक है। और संगीत साधना मैहर या सतना में रही है, ठीक है। और बात करें जो अलाउद्दीन उस्ताद अलाउद्दीन खां हैं, ये आपके सरोद वादक हैं। क्या है आपके? सरोद वादक। क्लियर है? तो थोड़ा सा आपको इन बातों का ध्यान रखना है उस्ताद अलाउद्दीन खां के बारे में। आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर सी, सतना भी है मैहर भी है, तो आपको पहले क्या लगाना है? मैहर। उसके बाद अगर मैहर ना दिया हो तो सतना में जाना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, तानसेन के मकबरा में कहां पर स्थित है, मतलब तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है, यह पूछा जा रहा है। तो तानसेन का मकबरा आपका किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपको पता है कि तानसेन का मकबरा ग्वालियर के क्षेत्र में, ग्वालियर से संबंधित है। तानसेन का मकबरा आपका ग्वालियर में स्थित है, ठीक है, ठीक है। गौस मोहम्मद इनके शिक्षक रहे हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तानसेन के बारे में अन्य बातें ध्यान रखनी है। ये तानसेन जो आपका तानसेन का मकबरा है, तानसेन के अब देखिएगा तानसेन के बारे में प्रमुख बातें जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि इनका अगर जन्म की बात करें कि जन्म कहाँ हुआ है, तो बेहट में इनका जन्म होता है। कहां पर? बेहट। ये कहां पर है आपका? ग्वालियर। क्लियर है? बेहट में इनका जन्म होता है। साथ में और अगर तानसेन के बारे में ध्यान रखें कि इनका मूल नाम क्या है। मूल नाम, तानसेन का मूल नाम होता है रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, जिन्हें तन्ना पांडे के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो इनका मूल नाम हो जाएगा रामतनु पांडे, और एक हो जाएगा इसका बेहट में इनका जन्मस्थली हो जाएगा। और साथ में बात करें तानसेन का जो मकबरा है वो कहां पर हो जाएगा? मेनली आपका आंसर के रूप में ग्वालियर, ठीक है। तो ये तानसेन के बारे में प्रमुख बातें आपको ध्यान रखनी होगी। फिर बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, मंडला राजधानी थी, मंडला किस क्षेत्र की राजधानी है? आप देखेंगे 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है। जो आपका सिंधिया है, सिंधिया वंश की राजधानी इंदौर, होलकर सिंधिया की ग्वालियर हो जाएगी आपकी, सिंधिया राजवंश की राजधानी हो जाएगी आपकी ग्वालियर, और होलकर राजवंश की राजधानी हो जाएगी आपकी इंदौर, गोंड राजवंश की राजधानी मंडला, और परमार राजवंश की राजधानी आपकी हो जाएगी धार। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, गोंड राजवंश की राजधानी मंडला, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, अगले प्रश्न में आने से पूर्व आपको ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, उस प्रारंभिक परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज जीएलसी आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो संचालित की जा रही है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकती है, ठीक है, जहां पर 10,000 प्रश्नों का समावेशन किया गया है। तो यदि इसे जो तैयार करने के लिए जो टीम बनाई गई है, लगभग 20 लोगों की टीम ने इसे पूरी तरह से तैयार किया गया है। यदि आपके लिए यह काफ़ी फायदेमंद लगती है आपको, तो आप देखिएगा और वहां पर जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी का एप्लीकेशन वहां पर जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर टेस्ट सीरीज को आप परचेस कर सकते हैं। यह काफ़ी फायदेमंद आपके लिए साबित होगी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर कौन सा है? मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर के रूप में शिवपुरी को जाना जाता है। मध्य प्रदेश का जो प्रथम पर्यटक नगर है उसे शिवपुरी के रूप में जाना जाता है। और शिवपुरी के बारे में आपको ध्यान होगा कि शिवपुरी में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? यह माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही एक भवन है जिसे कहा जाता है जॉर्ज कैसल भवन, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। शिवपुरी के बारे में माधव राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर हो जाएगा आपका शिवपुरी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो ध्यान रखिएगा,
कंदरिया महादेव का मंदिर जिसका निर्माण विद्याधर के द्वारा करवाया जाता है, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, ये तीनों मंदिर की अवस्थिति खजुराहो में है। और खजुराहो के मंदिर समूह की जो देन होती है, ये चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया है। खजुराहो में एक मंदिर नहीं है, मंदिरों का एक समूह है। ठीक है, तो मंदिरों के समूह के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन सा पर्यटक स्थल है, तो उसे भी आप क्या कहेंगे, खजुराहो। अगर क्वेश्चन इससे आ जाता है कि मंदिरों के समूह के रूप में किसे जाना जाता है, मंदिरों के समूह के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा खजुराहो। तो खजुराहो में दशावतार मंदिर अवस्थित नहीं है। आप देखेंगे मंदसौर वाले क्षेत्र में तो दशावतार का मंदिर वहां पे मिलेगा आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दशावतार का मंदिर, जो कि आपका खजुराहो मंदिर समूह से संबंधित नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पुरातात्वीय महत्व वाला स्थान मदन महल किला स्थित है। अब मदन महल किला कहां पर स्थित है, तो आप देखेंगे ये जबलपुर वाला क्षेत्र। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन किस रूप में है वो आपको देखना है, नहीं तो आप इसमें अगर विकल्प, पहला विकल्प अगर ग्वालियर होता, इसमें तो दिया नहीं है, अगर इसमें पहला विकल्प ग्वालियर होता तो आप डायरेक्ट उस पर टिक लगा देते। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पूछा जा रहा है कि मदन महल किला, किले की बात की जा रही है। ठीक है, और मदन महल क्या है ग्वालियर में, ये मदन महल एक दरवाजा है। कहां पर है, ग्वालियर में, ग्वालियर का किले में, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, ग्वालियर के किले का एक दरवाजा है। ठीक है, लेकिन मदन महल किला अगर पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा जबलपुर वाला क्षेत्र। ठीक है, तो जबलपुर में मदन महल किला अवस्थित है, जो कि पुरातात्विक महत्व रखता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा ध्यान से इत्मीनान से पढ़कर ही आंसर करना होगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, भारतवर्ष का सबसे आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश। ठीक है, यहां पर कुछ डाटा की बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में जनजाति को लेकर। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में जो एसटी का प्रतिशत अनुपात है, कितना प्रतिशत पाई जाती है अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1%, मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या का 21.1% आपका अनुसूचित जनजाति देखने को मिलेगी। अगर यही आपका इंडिया के संदर्भ में देखा जाए, इंडिया के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश में इंडिया की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो आपको मिलेगा 8.6। ठीक है, तो ये डेटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, और अनुसूचित जाति अगर पूछा जाए तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या आपको मिलेगी 16.6। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इन बातों का ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है, विकल्प पढ़िएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे जहां पर रावण की पूजा की जाती है। तो आप देखेंगे सागर जिले के डाना गांव में बिल्कुल नहीं होता है, शाजापुर जिले के भाटखेड़ी गांव में। लेकिन दोस्तों इस क्षेत्र को आप थोड़ा सा मेंशन करिएगा, मैं क्लियर कर देता हूं। जो आपका ये भाटखेड़ी जो गांव आता है, ये दरअसल राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, राजगढ़ जिले में आता है। किस में आता है, राजगढ़ जिले में। लिखा शाजापुर है, हो सकता है इसका आंसर भी एमपीपीएससी के द्वारा यही दिया गया था। भाटखेड़ी गांव में तो होता ही है, लेकिन ये राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। आप जब जाएंगे कहां पर, जब आपका सारंगपुर से आगे बढ़ेंगे तो सारंगपुर और ब्यावरा के बीच में एक भाटखेड़ी गांव पड़ता है, उसी गांव में रावण की पूजा की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बे विकल्प। मंदसौर में भी, जहां पर मंदोदरी का पिहर जिसे कहा जाता है, ठीक है, पिहर माना जाता है, ऐसे किंवदंतियां हैं। ठीक है, तो मंदसौर में भी रावण की पूजा की जाती है। तो आपको थोड़ा सा विकल्प के आधार पर ही आंसर का चयन करना होगा। नेक्स्ट होगा प्रश्न, कालिदास के किस ग्रंथ में, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग का इश्यू है, तो ये पूछा जा रहा है कि कालिदास के किस ग्रंथ में, ठीक है, अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो वह कौन सी रचना है कालिदास की जिसमें अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 7 प्रमुख रचना है कालिदास से संबंधित। वो 7 रचना में 3 नाटक हैं और 4 काव्य हैं। क्या कहा मैंने, 3 नाटक और 4 काव्य। देखिएगा कौन कौन से। सबसे पहले हम देखेंगे 3 जो नाटक हैं इनके, 3 नाटक में एक हो जाएगा आपका कैसा, विक्रम उर्वशीयम, विक्रमो
उर्वशियम, मालविकाग्निमित्रम, एक हो जाएगा आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 3 प्रमुख नाटक हैं, ठीक है। फिर आपके कुछ और इनकी अन्य रचनाएं, जैसे कि आप देखेंगे ऋतुसंहार, ऋतुसंहार एक रचना हो जाएगी, मेघदूतम, मेघदूतम, ठीक है। और आप देखेंगे कुमार संभव, ठीक है। ये प्रमुख रचना है कालिदास की। ये जो आप देख रहे हैं ये है इनके काव्य, ठीक है। ये काव्य रचना है, ये जबकि नाटक की रचना है। तो क्वेश्चन था अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किसमें किया गया है, तो आपका मेघदूतम में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, मेघदूतम, ठीक है। बाकी आप नाटक याद कर सकते हैं, कौन से काव्य है उनकी भी आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, विदेशी पर्यटक के लिए मध्य प्रदेश कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षक का केंद्र रहा है, ठीक है। आपको पता होगा जो छतरपुर जिले में खजुराहो का एक प्रसिद्ध मंदिर समूह है, यही जो खजुराहो का मंदिर समूह है, यहां पर 2001 में, क्या कहा मैंने, सन 2001 में यहां पर वायु परिवहन सेवा शुरू की गई है, ठीक है। साथ में यहां पर सड़क परिवहन सेवा भी है। सड़क परिवहन के अंदर नेशनल हाईवे बोल सकते हैं, और एक आप कौन सा बोल सकते हैं, एक आपका हो जाएगा रेल परिवहन, ठीक है। तो यहां पर तीनों प्रकार की परिवहन सेवा से जो सुसज्जित पर्यटक स्थल है वह भी हो जाता है आपका खजुराहो का मंदिर समूह या खजुराहो पर्यटक स्थल। इसीलिए यह खजुराहो का जो मंदिर समूह है यह विदेशों के लिए काफी आकर्षक का केंद्र माना जाता है, और यही मध्य प्रदेश का पर्यटक स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, ठीक है। बाकी आपको यह भी पता होगा कि जो खजुराहो का मंदिर है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश का यही पहला पर्यटक स्थल है जिसे विश्व धरोहर सूची में 1986 में ऐड किया गया था। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे, फिर आप जाएंगे कहां पर, सांची पर। सांची के स्तूप को कब शामिल किया गया, तो आप सांची का देखेंगे कब, 1989। फिर आप देखेंगे भीमबेटका, तो भीमबेटका का कब हो जाएगा आपका 2003, ठीक है। भीमबेटका की गुफा जो है, तो भीमबेटका की गुफा को कब शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में, 2003 में, ठीक है। सांची को कब शामिल किया गया है, 1989। फिर आप खजुराहो का बात करें तो 1986 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आल्हा उदल संबंधित है। यह शिव और पार्वती से संबंधित एक गायन कला है आपका आल्हा और उदल, ठीक है। तो यह आपके महोबा क्षेत्र से संबंधित है। आल्हा और उदल गायन कला है, शिव और पार्वती से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे पीछे अजमेर से मांडू तक आ गया था, ठीक है। भारत में इंग्लैंड का वह कौन सा दूत है, और ध्यान रखिएगा जहांगीर के शासन में एक टॉमस रो एक जो इंग्लैंड से भारत की ओर आता है, और मेन उद्देश्य क्या था आने का, कि व्यापारिक कोठियां स्थापित करनी थी, यहां पर व्यापारिक केंद्र स्थापित करने थे। इसकी अनुमति के लिए जहांगीर के शासनकाल में यह भारत आते हैं, और उसी क्रम में जहांगीर जब इनको अनुमति प्रदान नहीं करते हैं तो उनका पीछा करते हुए कहां पर पहुंच जाते हैं, आपके मांडू वाले क्षेत्र में, धार वाला क्षेत्र, ठीक है। तो टॉमस रो वो व्यक्ति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज ने किस क्षेत्र में शासन किया, तो आपको पता होगा कि मालवा के परमार वंश के प्रमुख शासक के रूप में जाने जाते हैं। क्या कहेंगे आप, जो राजा भोज हैं ये मालवा के परमार शासक हैं, परमार वंश के प्रमुख शासक हैं, जिन्होंने अपनी राजधानी को किसे बनाया था, धारा नगरी को, जिसे आप धार के नाम से जानते हैं,
ठीक है। तो राजा भोज ने शासन भी कहां पर किया आपका, धार वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, धार पर इन्होंने अपना शासन किया, जिन्होंने इसे अपनी राजधानी के रूप में भी चयनित किया। पहले राजधानी क्या हुआ करती थी, उज्जैन से आपकी आ जाएगी, कहां पर स्थानांतरित होगी, धार में। नेक्स्ट प्रश्न, गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि गोंड जनजाति का सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन करने वाले व्यक्ति प्रोफेसर श्यामचरण दुबे थे। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, फॉरेस्ट रेंजर में पूछा गया था। हाँ, एक और सूचना जो आपको देना थी मुझे, फॉरेस्ट रेंजर, जहां पर हम एमपी के जीके के कुछ प्रश्नों की जो चर्चा कर रहे हैं, तो एमपी के जीके में हम साथ में जो फॉरेस्ट रेंजर का जो एग्जाम लिया जाता है, फॉरेस्ट रेंजर मेंस वाला एग्जाम, जहां पर आपकी 5 यूनिट मध्य प्रदेश से संबंधित होती हैं, 4 यूनिट होती है वैसे मेनली आपका मध्य प्रदेश से संबंधित। तो वहां पर मध्य प्रदेश के जो जीके के क्वेश्चन बनते हैं, काफी साधारण क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन ही काफी टफ नजर आते हैं। तो यहाँ पर जो हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की हम जो चर्चा कर रहे हैं, यह आपके फॉरेस्ट रेंजर जो मेंस परीक्षा होती है, मेंस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में जो वैकल्पिक प्रश्नों की प्रकृति होती है, तो वहां भी आपको ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर आपके लिए भी यह वीडियो सीरीज काफी लाभप्रद होगी। तो एमपी के जीके के जितने भी वीडियो यहां पर संचालित की जाएंगे, हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप इन वीडियो को देखिएगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन की प्रकृति को जानिएगा और आगामी रणनीति को सुनिश्चित कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका फॉरेस्ट रेंजर में पूछा गया था 2010 में, तो आपको ध्यान रखना है, गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन प्रोफेसर श्यामचरण दुबे के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस जनजाति की मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या है, ठीक है, किस जनजाति की सबसे अधिकतम जनसंख्या है। तो आपका पहले की क्लासों में मैंने काफी चर्चा की होगी कि मध्य प्रदेश में समूह के रूप में रहने वाली सबसे बड़ी जनजाति होती है आपकी गोंड, लेकिन जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा आपका भील। और फिर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड। और ध्यान रखना, जो भील मध्य प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी अधिक जनसंख्या वाली जनजाति होती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो भील जनजाति के बारे में, कोरकू जनजाति आपकी दक्षिण एमपी मध्य प्रदेश के दक्षिण वाले जिलों में पाई जाती है। गोंड पूर्व और पश्चिम, दक्षिण और उत्तर वाला जो क्षेत्र आपका, या फिर आप कहें दक्षिण पूर्व वाला जो क्षेत्र है, वहां पर आपकी गोंड जनजाति निवास करती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। तो 1956 में जब 1 नवंबर 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश में 3 पार्ट के रूप में भाग एक, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के रूप में देखने को मिलता है, जहां पर आप देखेंगे सभी की अलग अलग राजधानी थी। जब सभी को शामिल कर दिया गया तो किसे तो कहा जाता है लेन देन की प्रक्रिया, जैसे कि आपका पार्ट बी होता है, इसे लेन देन की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। जबकि आप देखेंगे यवतमाल, बुल्डाना, यकोला, ये जो क्षेत्र है, विदर्भ और आपका हो जाएगा चंद्रपुर, ये सभी क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित हैं। इसमें मराठी भाषा बोली जाती थी। तो इन राज्यों को मध्य प्रदेश से हटाकर कहां पर शामिल कर दिया गया है, आपका महाराष्ट्र के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। और यह पार्ट सी के अंतर्गत आया करते थे विदर्भ, यवतमाल, अकोला, बुल्डाना, ठीक है, ये सारी, चंद्रपुर आ जाता है आपका, अमरावती आ जाता है, ये सारे क्षेत्र जो कि आपका महाराष्ट्र में चले गए हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही आंसर दिखेगा आपको, विकल्प नंबर सी। तो यह मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में चला गया। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। क्वेश्चन रिपीट है, आपको पता ही होगा, कोरवी नहीं बोली जाती है। गोजरी महल किसने बनवाया था। तो गोजरी महल ध्यान रखिएगा, जो ग्वालियर का किला है। अब देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मदन महल देखा था, अब यहां पर क्या है आपका गोजरी महल। तो गोजरी महल ग्वालियर के किले के अंदर है। ग्वालियर के किले का निर्माण सूरजसेन के द्वारा करवाया जाता है। तो यह गलती मत कर दीजिएगा कि गोजरी महल का निर्माण भी सूरजसेन के द्वारा किया गया है, यह गलती नहीं करना है। सिर्फ ग्वालियर के किले का निर्माण सूरजसेन के द्वारा किया गया है, जबकि मानसिंह के द्वारा गोजरी महल का निर्माण किया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर गलती करते हैं क्योंकि पहला विकल्प उन्होंने क्या रखा है, सूरजसेन, तो डायरेक्ट टिक लगाएंगे और गोला भर देंगे। तो यह गलती नहीं करना है, और भी विकल्प को आपको देखना होगा। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका गोजरी महल, ग्वालियर में स्थित है, मानसिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न होगा, कामायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार हैं। ठीक है, कामायनी के एक पुनर्विचार के रचनाकार कौन है। तो कामायनी के आपको पता होगा कि कामायनी की रचनाकार कौन है। गजानन माधव मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, भवानी प्रसाद। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, कामायनी, जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी किसकी रचना हो जाएगी आपकी, कामायनी रचना हो जाएगी आपकी
गजानन माधव मुक्तिगोत की प्रमुख रचना हो जाएगी। इनकी अन्य प्रमुख रचना के बारे में हम बात करेंगे कि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं और कौन कौन सी हैं, जो कि मध्य प्रदेश के साहित्यकार के अंतर्गत ये सभी कवि माने जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि कालिदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, भवानी मिश्र, ये सभी मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार रहे हैं। आधुनिक साहित्यकार या आधुनिक साहित्यिक रचना इनके द्वारा की गई है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो आपका भूत के पांव पीछे, ये प्रमुख रचना किसकी है। फिर आप देखेंगे कि भूत के पांव पीछे, फिर आगे हमने देखा था कि सदाचार का ताबिज, ये सभी किसकी रचना थी आपकी, हरिशंकर परसाई की। ठीक है, इसी प्रकार आपको गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना हो जाएगी आपकी कामायनी, और ये कामायनी के प्रमुख रचनाकार हैं, जयशंकर प्रसाद नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में ध्यान रखें तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना क्या हो जाएगी आपकी। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना आपको मैं थोड़ा सा बतला देता हूं। जैसे कि आप देखेंगे कि इन्होंने राष्ट्र प्रेम से संबंधित कुछ रचनाएं लिखी हैं। क्या कहा मैंने, राष्ट्र प्रेम से संबंधित। राष्ट्र प्रेम से संबंधित इनकी दो प्रमुख रचना है, एक हो जाएगी झांसी की रानी, झांसी की रानी, और एक और रचना हो जाएगी जिसे कहा जाएगा, एक हो जाएगा झांसी की रानी, एक हो जाएगा आपका राखी की चुनौती। ठीक है, राखी की चुनौती। ये दोनों रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम से संबंधित है। अन्य रचनाएं हो जाएगी इनकी बिखरे मोती, बिखरे मोती, बचपन, सभा के खेल, सभा के खेल, ये भी प्रमुख रचनाएं किनकी हो जाएगी आपकी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, फिर आप बात करें कि जो गजानन माधव मुक्तिबोध है तो इनकी प्रमुख रचना हो जाएगी भूरी भूरी खाक धूल, और हो जाएगी इनकी कामायनी प्रमुख रचना, जो प्रश्न में पूछा गया है। नई कविताएं, नए निबंध, ये प्रमुख रचनाएं हो जाएगी गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटक स्थल सर्वाधिक आकर्षक का केंद्र है। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है, आपने चर्चा कर ही लिया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कंफ्यूज नहीं होना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में, जबकि आप उमरिया वाले क्षेत्र में देखेंगे, कहाँ गया क्वेश्चन आपका, उमरिया वाले क्षेत्र में आप देखेंगे कि आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा आपका, उमरिया वाले क्षेत्र में। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि किस जिले में अवस्थित है आपका, ये आ जाएगा आपका उमरिया वाले क्षेत्र में अवस्थित है बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका शिवपुरी वाले क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये हो जाएगा आपका पेंच वाले क्षेत्र में। इसके बाद आप देखेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये हो जाएगा आपका पन्ना वाले क्षेत्र में। ऐसे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कुल मिलाकर लगभग 11 राष्ट्रीय उद्यान, और 11 राष्ट्रीय उद्यान में से आप देखेंगे कि कितने राष्ट्रीय उद्यान है, एक पालपुर कुनो को भी शामिल किया गया है। तो टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या हो जाती है 12 हो जाती है। पहले 11 राष्ट्रीय उद्यान थे आपके पास, अब 11 के बाद एक पालपुर कुनो को शामिल किया जाता है, जो कि आपका श्योपुर वाले क्षेत्र में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में स्थित है, उस गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई बब्बर शेर को स्थानांतरित करने की बात की जा रही थी। श्योपुर में स्थित आपके पालपुर कुनो वाले राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, फिर बात करें कि यहाँ पर जो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, इस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है। स्थापना इसकी 1968 में। 1968 में क्या होती है स्थापना।
क्लियर है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हो गई है। फिर आप देखेंगे बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला या बाघों के सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो भी आंसर हो जाएगा आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर बाघों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसका पहले का नाम रीवा का किला के नाम से इसको बांधवगढ़ के किला जो स्थित है या बांधवगढ़ किले के अंतर्गत आता है, और उस बांधवगढ़ के किले को रीवा के किले के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका भोपाल के भारत भवन है, ये यहां पे मिसप्रिंट है, देखिएगा भारत, यहां पर लिखा होगा भारत भवन। तो भारत भवन को डिजाइन करने वाले वास्तुकार कौन थे, तो चार्ल्स कोरिया के द्वारा भारत भवन का निर्माण किया गया है। ध्यान रखिएगा चार्ल्स कोरिया की जो निर्माण की कला थी, यह मकान को थोड़ा खुलापन बनाते थे, ठीक है, खिड़कियां तथा उसमें जो आप बोलते हैं एग्जॉस्ट वगैरह जो होते हैं, तो उसको काफी अच्छे से ध्यान रखा जाता था। मतलब यहाँ पर ऐसे वास्तुकार थे जो कभी भी प्राकृतिक हवा रुक ना सके ऐसे मकानों का यह निर्माण करते थे। तो भारत भवन उसी से संबंधित आपका, जो कि भोपाल में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स कोरिया। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी या सेनानियों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो तांत्या भील, चंद्रशेखर आजाद, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, किसी का भी जन्म मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे अकबर के साथ युद्ध, ये वाला क्वेश्चन हम देख चुके हैं, मंडला से संबंधित आपका रानी दुर्गावती। नेक्स्ट प्रश्न होगा निम्न में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है, कौन सा संस्कृत कवि है जो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। ध्यान रखना है कालिदास को लेकर दो बातें की जाती हैं कि इनका जन्म आखिर हुआ कहां पर है, ठीक है। तो कालिदास की जन्म स्थली को लेकर किंवदंतियां लगाई जाती है। तो इसका आंसर आपका होगा कल्हण, जो कि संस्कृत कवि है, इनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। और कल्हण की प्रमुख रचना आपको पता होगा राज तरंगिणी इनकी प्रमुख रचना है, राज तरंगिणी इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। कालिदास की रचना हम कर ही चुके हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका कल्हण। कालिदास अकादमी की स्थापना किस सन में हुई, तो कालिदास अकादमी की स्थापना 1977 में हुई। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। उज्जैन में अवस्थित है, स्थान अगर ध्यान रखना है तो कहां पर है आपका कालिदास अकादमी, उज्जैन में। नेक्स्ट प्रश्न मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। अब क्वेश्चन मैंने जस्ट पहले भी चर्चा की थी, सबसे बड़ी जनजाति पूछ रहे हैं तो भील, समूह के रूप में सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो आंसर होता है गोंड। तो दोनों वर्गों में अंतर करके रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भील जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत की गौड़ जनजाति होती है। भार्य जनजाति के बारे में जानना है, भार ढोने वाली एक प्रमुख जनजाति है, ठीक है, भार्य जनजाति आपकी। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है। अब देखिएगा इसके पहले वाला प्रश्न आप देखिए 2012 में इस रूप में पूछा गया है, और इसी की प्रकृति अगर चेंज करके पूछे तो ऐसे भी करके पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका भी भील। ध्यान रखना है जो सहरिया है, बैगा है, भारिया है, ये तीन विशेष पिछड़ी जनजाति है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश शासन के प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान 2012 में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। यह आपसे करंट अफेयर, तात्कालिक करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी अनुपम खेर। आपको एक लिस्ट बता दी जाएगी एक वीडियो में कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश से संबंधित कौन कौन से पुरस्कार थे और किन्हें किन्हें वितरित किए गए हैं। तो ये आपको एक वीडियो के माध्यम से बतला दिए जाएंगे, सारे पुरस्कार हम उस वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की कितनी संख्या है। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में केवल 2 ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, एक हो जाएगा आपका ओंकारेश्वर, एक हो जाएगा आपका महाकालेश्वर, ठीक है। उज्जैन में आपका ओंकारेश्वर, खरगोन में आ जाएगा आपका ओंकारेश्वर आ जाएगा आपका खरगोन में, फिर एक आप देखेंगे कि उज्जैन में आ जाए आपका महाकालेश्वर। तो 2 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं। तो ये दोनों की अवस्थिति कहाँ पर है वो आपको मैंने बतला दी है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य किस जिले में किया जाता है, या पर कहां पर किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य ये हो जाएगा आपका कौन से क्षेत्र में, खजुराहो में। खजुराहो की काफी विस्तार से हम चर्चा कर ही चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मांडू रानी रूपमती से संबंधित है आपका।
रानी रूपमती का महल, ठीक है, कहाँ पर है आपका रानी रूपमती का महल, कहाँ पे आपका मांडू में है। जबकि रानी रूपमती की समाधि की बात करें तो कहाँ जाएगा आपका सारंगपुर वाले क्षेत्र में, ठीक है। भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, तो नृत्य समारोह आपके खजुराहो में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा देवास प्रसिद्ध क्यों है। देवास करेंसी नोट के छपाई के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। 1948 में के लगभग यह वहाँ पे संचालित है। यहाँ पर 5 रुपए के नोट से अधिक वाले नोट की छपाई होती है आपकी देवास में। सिक्के वाले नोट की छपाई यहाँ पर नहीं होती है, कागज वाले नोट की यहाँ पर छपाई होती है। तो देवास जिले में है। और आपको पता होगा जैसे कि नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट मिल आपका नेपा नगर में हो जाता है, जबकि आप सिक्योरिटी पेपर मिल आपका होशंगाबाद में हो जाता है। तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में आपका देवास में करेंसी नोट छपाई के लिए देवास प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो सभी को पता है क्षिप्रा नदी के किनारे, और क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी बनती है। तो यहाँ पे यह देख लेते हैं हम। वैसे भूगोल के प्रश्नों की जब चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश के भूगोल के कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे, तो वहाँ पे विस्तार से हम वो चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जान लेते हैं जो आपकी ताप्ती नदी है ये बैतूल से निकलती है। बैतूल के कहाँ से, मुल्ताई पहाड़ी से, ठीक है। जबकि आपकी चंबल नदी महू के जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी। जबकि आपकी क्षिप्रा नदी महू के काकरी बरडी पहाड़ी, काकरी बरडी पहाड़ी, ठीक है। नर्मदा नदी अमरकंटक, अमरकंटक की पुष्प राजगढ़ तहसील, पुष्प राजगढ़ तहसील, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा कि इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की में बोली जाती है, तो भोजपुरी, ब्रजभाषा, मालवी, निमाड़ी तो मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं। तो ब्रजभाषा आप देखेंगे उत्तर मध्य प्रदेश में ग्वालियर वाले रीजन में ब्रजभाषा देखने को मिल जाएगी। मालवी मालवा वाले क्षेत्र में, निमाड़ अंचल में आप खरगोन खंडवा बड़वानी वाले क्षेत्र में आपको निमाड़ी मिल जाएगी। जबकि भोजपुरी आपको मिलेगी बिहार वाले रीजन में, ठीक है। और पूर्वी यूपी में भी आपको मिल जाएगी भोजपुरी। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका खजुराहो मंदिर किस जिले में स्थित है, काफी चर्चा कर चुके हैं। छतरपुर जिले के अंतर्गत आपका खजुराहो का मंदिर समूह आता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा तानसेन का मूल नाम क्या था, काफी चर्चा कर ही चुके। क्वेश्चन 2013 में पूछा गया। रामतनु पांडे, जिसे तन्ना पांडे के नाम से भी जाना जाता है। बेहट तहसील में इनका जन्म होता है, ग्वालियर के अंतर्गत वो आती है, ठीक है। और तानसेन के बारे में और क्या बातें हमने पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि मारा की बुद्धकालीन गुफा कहाँ स्थित है। तो मारा की गुफा आप देखेंगे तो मारा की गुफा धार जिले के अंतर्गत आएगी या सीधी जिले के अंदर। तो मारा यहाँ पर आपसे मारा की गुफा पूछी जा रही, तो मारा की गुफा कहाँ हो जाएगी आपकी सीधी वाले क्षेत्र में, ठीक है। सीधी वाले जिले में मारा की बुद्धकालीन गुफा है। तो प्रश्न यहीं पर बन रहा है आपका बुद्धकालीन गुफा कौन सी है, तो मारा की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो आपका हो जाएगा सीधी वाले क्षेत्र में, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्राचीन राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो कौन सा प्राचीन राजवंश है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो आपका परमार वंश ही संबंधित है मध्य प्रदेश से। मालवा का परमार वंश, राजा भोज प्रमुख शासक के रूप में यह जाने जाते हैं। तो मालवा के परमार वंश जिसके पहले राजधानी उज्जैन, उसके बाद में धार हो जाती है, जिसे धारा नगरी की भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में जंतर मंतर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ स्थित हो जाएगा आपका उज्जैन वाले क्षेत्र में जंतर मंतर, एक जयपुर में भी है आपका, ठीक है। तो जंतर मंतर कहाँ है आपका विदिशा उज्जैन वाले क्षेत्र में। कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा शरद जोशी भी आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। हरिशंकर परसाई मध्य प्रदेश से संबंधित है। और एक और आप देखेंगे कि और दोनों में से धर्मवीर भारती और प्रभाकर माचे हैं। तो धर्मवीर भारती का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय ऐसे प्रश्न आपको फैक्चुअल ध्यान रखना है। कौन राजकीय पक्षी है, कौन राष्ट्रीय पशु है, कौन राजकीय चिन्ह है मध्य प्रदेश का, जैसा पैराडाइज फ्लाई क्लेचर, दूधराज जो राजकीय पक्षी है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है।
कहे जनसिंगा के लेखक कौन हैं? तो कहे जनसिंगा के लेखक हो जाएंगे श्री राम परिहार, कहे जनसिंगा के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न होगा, एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार के लेखक कौन हो जाएंगे? तो माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के लेखक के नाम से जाना जाता है। और माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में हमने पहले की वीडियो में भी कुछ रचना इनकी चर्चा की है, ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी भारत के आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करूंगा और मिलेंगे हम अगले वाले वीडियो में। अगले वाले वीडियो में एक वीडियो लेकर आएंगे हम मध्य प्रदेश के भी इतिहास और साहित्य के संबंध में एक और, हो सकता है हमें 2 वीडियो और बनाने पड़ जाएं। लगभग 100 प्रश्नों का समावेशन और बचा हुआ है आपका मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति से। फिर इसके पश्चात हम मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।